हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद खान और आज हम बात करेंगे ड्यू एलएलबी के सिलेबस की। ये सिलेबस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके हमने और हमारी टीम द्वारा बनाया गया है। और अब हम आज बात करेंगे कि ड्यू एलएलबी का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और उसी को समझ के ही हमें अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। सिलेबस बेसिकली डिस्कस करने से पहले एक बात और बताना चाहते हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट मंथ में हो, मतलब अगस्त में हो और फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में रखा जाए उसे एग्ज़ाम। तो अभी का जो पीरियड है वो काफ़ी क्रूशियल मंथ है जो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको करना चाहिए कि आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया हो तो सबसे पहले आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके सॉल्व करिए। और उसके बाद सिलेबस, अगर आपको नहीं आइडिया है तो सिलेबस आप देखिए, प्रॉपरली देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद सिलेबस देखिए और उसके बाद सिलेबस के साथ स्टिक हो जाइए, सिलेबस के साथ एकदम चिपक जाइए। जो सिलेबस में है उसी को फॉलो करिए और बाकी चीज़ों को अभी कुछ दिन के लिए टाटा बाय बाय करिए। फिर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो दूसरा चीज़ जो नेक्स्ट चीज़ है सिलेबस के बाद का वो है रिवाइज करना। उसे आपको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते रहना होगा और ताकि आपके साथ या जो अक्सर एग्जाम में होता है सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो। और उसके बाद रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी, जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मॉक टेस्ट है, और उस मॉक टेस्ट को आपको कॉन्टिन्यूसली देखते रहना है, आपको सॉल्व करना है। और जहां आपको लगे कि आपका वीक हो रहा है उस पोर्शन को, उस टॉपिक को स्पेसिफिकली जाके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर मॉक्स में आपका स्कोर लो आ रहा है, 250 से कम आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि अभी आपको और वर्क करने की ज़रूरत है। या एवरेज के हिसाब से अगर आपका 60% स्कोर आ रहा है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, बिलो 60% जा रहा है तो आपको वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको उसे किसी भी कंडीशन में 60% से ऊपर लेकर आना ही है। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस का, ड्यू एलएलबी का सिलेबस जो 3 बेसिक पिलर पे बेस्ड है। पहला है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है करंट अफेयर्स एंड एलाइड और तीसरा है लीगल एप्टीट्यूड। इसके साथ एक पोर्शन है इंग्लिश और रीजनिंग का। इंग्लिश और रीजनिंग एक बहुत मेजर पोर्शन नहीं है, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग ऐसा है जिसमें आपको एवरेज मार्किंग स्कोर करना है। अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका अपर हैंड रहेगा और लोगों के कंपैरिजन में। लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक 3 पिलर है, अगर इसमें 2 पिलर आपका स्ट्रांग है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स एंड एलाइड, तो आपका एंट्रेंस में जो है आप इजीली क्रैक कर लेंगे। लेकिन आपका स्कोर जो रहेगा वो जो बॉर्डर लाइन होगा 250 प्लस और 260 के बीच में होगा। अगर आपका तीनों पोर्शन पे अच्छा कमांड है, इंक्लूडिंग लीगल एप्टीट्यूड, या इन तीनों में से तीनों पे अच्छा कमांड है, तो आपका स्कोर जो है वो 300 प्लस इजीली चला जाएगा अगर आपने कमांड बना। अगर आपका 2 पोर्शन स्ट्रांग है तो आप इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा 240 से 260। आपको इसमें इंग्लिश और रीजनिंग में एवरेज स्कोर करना होगा। लेकिन अगर आपका एवरेज मार्क आ रहा है किसी 2 में या तीनों में एवरेज आ रहा है तो भी ठीक है। अगर 2 में एवरेज आ रहा है तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपना टारगेट होना चाहिए कि बॉक्स टेस्ट में 60% से प्लस स्कोर करना ही है। अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है बेसिकली। तो पहले आता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें प्रीएम्बल से क्वेश्चन डायरेक्टली पिछले कई सालों में पूछ चुका है और प्रीएम्बल में क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स का एडिशन हुआ है अमेंडमेंट द्वारा, वो सब पूछ रहा है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में सबसे पहला आर्टिकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इससे पिछले 2 साल में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है अगर आप प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो। और बाकी जो आर्टिकल्स है उससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है। फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली 3 से 5 क्वेश्चन हर साल जो है फंडामेंटल राइट से आ रहा है। लेकिन ये है कि अब फंडामेंटल राइट में डीप डाउन जाके क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। जैसे पिछले साल आर्टिकल 20 का जो ABC है, आर्टिकल 20A से क्वेश्चन पूछ लिया था और आर्टिकल 19 के जो है ABCDEF जो है उसमें से जाके क्वेश्चन पूछ रहा है।
या उनके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसमें जाके पूछे, तो आपको थोड़ा फंडामेंटल राइट्स जो है डीप डाउन जाके एनालाइज करना पड़ेगा। डीपीएसपी से तो अभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछता है कि कौन सा आर्टिकल का नंबर क्या है। मान लो आर्टिकल 44 है जो बात करता है कि सभी के लिए जो सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसकी बात करता है। या फिर कोई और आर्टिकल आप उठा लीजिए 39A जो लीगल एड की बात करते हैं। इस तरह से डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज में सिंपली आपसे ये पूछेगा, 3 चीज डीपीएसपी से उठा के रख देगा, एक फंडामेंटल ड्यूटीज से उठा के ऑप्शन में रख देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, या वाइस वर्सा ऐसे करके देता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में तो सारे इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जुडिशरी में जुडिशरी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, टेन्योर, सिक्योरिटी, ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है उससे कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है। एडवोकेट जनरल से रिलेटेड पूछ लिया, गवर्नर से रिलेटेड, सीएम से रिलेटेड, कैबिनेट से, और हाई कोर्ट वगैरह से रिलेटेड होता है। इमरजेंसी प्रोविजन तो उसके कुछ एक आध क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली रहते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का मिसलेनियस सेक्शन है। इस सब पे हमने अपने पहले से ही लेक्चर दे चुके हैं, और लेक्चर का रिकॉर्डिंग इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। सारे कंटेंट हमने बना रखे। सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस में ये पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट जज का लॉन्गेस्ट टेन्योर कि कौन से जज का था, शॉर्टेस्ट टेन्योर कौन से जज का था, पहले जज कौन थे, वुमेन जज कौन रह चुकी हैं, या सीजीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, या सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका टेन्योर कितने ईयर तक होता है, या वो रिटायर कब होते हैं, वो रेजिग्नेशन किसे देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में पूछते हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके रिसेंट में जो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2021 में, वहाँ तक आपको देखना ही देखना। इसमें आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं देखे, जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है। हमने भी इस पर भी लेक्चर होना चाहिए। फिर कमेटीज और कमीशन है। कमेटीज और कमीशन काफ़ी रिलेवेंट है। हर साल एक आध क्वेश्चन जो है वो पूछ ही लेता है। जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी, उससे तो 2 बार स्वर्ण सिंह कमेटी से क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले एग्जाम्स में। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या हो गया, माइनॉरिटी कमीशन हो गया, वुमेन कमीशन हो गया, या आपका कोई और कमीशन ले लीजिए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो कि किसी लॉ द्वारा बनाए। फिर आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होते हैं जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, ना किसी लॉ द्वारा बनाए गए, जैसे नीति आयोग जो कि कैबिनेट द्वारा बनाया गया। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नीति आयोग से रेगुलर क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट से भी हर साल क्वेश्चन रहता ही है, एक आध क्वेश्चन। तो लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आपको देख के जाना है। फिर है पंचायत म्यूनसिपैलिटी। इससे रेगुलर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी कभी बीच में पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि कौन से कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया पंचायत और म्यूनसिपल स्टैब्लिश करने के लिए, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। फिर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कई सारे कुछ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd अमेंडमेंट से आया, और जो 91st अमेंडमेंट में इसमें जो चेंजेस लाए गए, मेजर चेंजेस, वो काफ़ी रिलेवेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ से। और उन दोनों अमेंडमेंट्स को आपको जाके जरूर पढ़ना चाहिए। उससे एंटी डिफेक्शन लॉ से रेगुलर क्वेश्चन आते रहे। और अभी हम जानते हैं करंट अफेयर्स में भी एंटी डिफेक्शन इशू, महाराष्ट्र इशू चल रहा है। फिर आते हैं करंट अफेयर्स और एलाइड, जो कि ये दूसरा मेजर पिलर है ड्यूअल एलबी एंट्रेंस का। तो करंट अफेयर्स और एलाइड में जो आप पहले देख रहे हो मंथली करंट अफेयर्स 10 मंथ का जो मिसलेनियस है, ये बेसिकली ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन पूछते हैं जो कहीं से मतलब किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन नहीं है, एक सिंगल पूछ रहे, जो भी करंट इवेंट चल रहा है। करीब इस तरह के क्वेश्चन भी जो हर साल 7-8 रहते हैं। फिर उसके अलावा जो ये सब टॉपिक से इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। इन्वायरमेंट के पिछले 2 साल 2020
2020 में और 2021 में जो है वो रेगुलरली करीब 4-5 क्वेश्चन पूछ सके। अवार्ड्स में क्या है, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको भारत रत्न देखना है, आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि अभी ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, वो देखना है। फिर आपको फिल्म फेयर अवार्ड है वो देखना है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, इस तरह के अवार्ड्स आपको देख के जाना है। या जो और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स हैं। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो IPR है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये पिछले 3 साल से काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक रहा और 4-5 क्वेश्चन इतना पूछ गए। IPR में आपको क्या देखे जाना है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, GI, डिजाइंस, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब देखे जाना है। और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड डेज या कुछ इंडेक्सेस जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलीज करता है, उसको भी आपको देख के जाना है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज में भी रेगुलरली 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस तरह से वो पूछ रखा है। नोबेल प्राइज में पीस प्राइज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहले तो प्राइज में 6 कैटेगरीज हैं, उसको देख के जाना। इसके अलावा ये भी देखें, ये जो 6 कैटेगरीज के प्राइजेज हैं उनको कोई इंस्टीट्यूट जो है वो देते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ना नोबेल प्राइज, वो आपको देख के जाना है। और कौन सा कंट्री क्योंकि स्वीडन जो है वो 5 नोबेल प्राइज देता है और एक नोबेल प्राइज जो हमें मालूम है नॉर्वे से दिया जाता है, तो वो भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको उसका भी आइडिया रखना है। तो ये नोबेल प्राइज में हमने ऑलरेडी लेक्चर प्रिपेयर कर रखा है, डिटेल से बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। फिर आता है यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल बॉडीज। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल बॉडीज में आपको UN के जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है 6 जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो उनके बहुत सारे एलाइड बॉडीज हैं जो इकोनॉमिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है UN का, उसके अंडर में बहुत सारे बॉडीज हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये भी, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे जो है वो क्वेश्चन रेगुलरली पूछता है। तो उस तरह के यूनिसेफ वगैरह हो गए, इस तरह के जो उसके सब बॉडीज हैं वो भी। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल से शायद 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से, मतलब कौन सा काउंसिल है जो कौन सा UN के जो प्राइमरी 6 ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन सा ये बॉडी है जो अब फंक्शनल नहीं रहा है, तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल, इस तरह के क्वेश्चन। फिर इंटरनेशनल बॉडीज में आपको जो जैसे आपको ब्रिक्स देख लेना चाहिए, नाटो देख लेना चाहिए, और जो करंट में रहे हों, या शार्क नेशन देख लेना चाहिए, आसियान देख लेना चाहिए, बिम्स्टेक देखना चाहिए, और क्वाड, ये जो 5-6 हैं ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंडिया का मेजर रोल रहा है, मतलब इंडिया भी जिसमें रोल प्ले कर रहा है, या तो अगर इंडिया उसमें नहीं है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट में न्यूज है। फिर उसके बाद आते हैं इंडाइसेस में जो इंडेक्स रिलीज होता है UNDP द्वारा या वर्ल्ड बैंक द्वारा या IMF द्वारा या WHO द्वारा, तो भी जो भी ये है, या नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स रिलीज करता है, तो उन इंडेक्सों को हमें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी स्पोर्ट्स में क्या जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी कतर में जो है वो फीफा होने वाला है। फिर जो नेक्स्ट इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर में, वो कहाँ होने वाला है, और किस स्टेट में हो रहा है, स्टेडियम कौन से। तो जैसे इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो वो होने वाला है उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला और भुवनेश्वर, जो 2 मेजर सिटीज है वहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से हमें उस स्पोर्ट्स का जो है आइडिया होना बहुत जरूरी है। इस तरह के फंक्शंस कहाँ होने वाले, या फिर कौन जीत चुका है, कि कोई भी, जैसे पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन सी टीम जो है वो विनर रही, इस तरह की चीजें जो है हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखना है। अब हम आते हैं लीगल एप्टीट्यूड पे, जो कि तीसरा मेजर पिलर है। तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको पहले आप देखेंगे IPC, जो कि लॉ ऑफ क्राइम है। तो IPC में हमें डेफिनेशन देखना है, जनरल एक्सेप्शन देखना है, फिर प्राइवेट डिफेंस देखना है, फिर अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसको देखना है, फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ह्यूमन बॉडी में आप क्या क्या देख सकते हैं ऑफेंस,
जैसे कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, इस तरह के ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या देख सकते हैं, थेफ्ट देख सकते हैं, रॉबरी देख सकते हैं, मिस्चीवियस वो मिस्चीव देख सकते हैं, या डकैती देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, डिफेमेशन देख सकते हैं, या अटेम्प्ट टू क्राइम जो है वो देख सकते हैं। तो ये तो था रिगार्डिंग आईपीसी। उसके बाद आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपको हिंदू मैरिज एक्ट को रीड करना ही करना है। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो डिवोर्स से रिलेटेड हो, या मैरिज के लिए बेसिकली क्या कौन से सेक्शन नेसेसरी है। सेक्शन 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप देख लें। फिर हिंदू मैरिज एक्ट में कभी कोई लेता है हिंदू कौन है, तो हिंदू का डेफिनेशन जो है वो शुरुआत के सेक्शन में दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड में, तो उसे आपको देख के जाना है। फिर मुस्लिम लॉ में भी बेसिकली मैरिज वगैरह देखना है, डिवोर्स वगैरह देखना है, मेंटेनेंस देखना है, ये सब जो है वो मुस्लिम लॉ में। थोड़ा सा स्पेशल मैरिज एक्ट भी देख के जाइए, आपको आइडिया होना जरूरी है। और ये भी देखिएगा कि कौन स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकता है, कौन हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकता है, और कौन दोनों में कर सकता है। तो इस तरीके से आपको फैमिली लॉ को कवर करते हुए जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉर्ट। टॉर्ट का तो फंडामेंटल इंजूरियस एंड नॉन डैमेजिंग एंड इंजूरियस से स्टार्टिंग होता है, तो ये दोनों आपको आइडिया होना है। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी जो है ये सब आपको देखना है। नेग्लिजेंस क्या होता है वो देखना है। इस तरह के जो है वो मेजर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से लीगल टर्म्स कई बार टॉर्ट में से पूछ लिया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, कि उसमें कंसिडरेशन जो है वो दोनों साइड से होना चाहिए। एक साइड से कंसिडरेशन होगा तो वो उसे फिर हम गिफ्ट के कैटेगरी में रख लेंगे, इस तरह की चीज़ें। फिर ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद फिर कंसिडरेशन होता है। तो ये इस तरह का सीरीज में आपको रखने वाले हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर रेवोकेशन क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। जैसे इंडिया में है कि माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी है, मतलब जो 18 ईयर से बिलो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है। तो इस तरह के कौन कैपेसिटी, मतलब या जो मेंटली फिट नहीं है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता। तो इस तरह फिर वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले साल में, कई साल में। फिर उसके बाद है लीगल मैक्सिम और लीगल टर्म। तो लीगल मैक्सिम में फ्रीक्वेंटली जो लीगल मैक्सिम यूज हुआ है आईपीसी, फैमिली लॉ, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से, इसी में से वो घूम फिरा के क्वेश्चन पूछता है। लीगल टर्म में वो थोड़ा बाहर चला जाता है, कभी कभी सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के जो लीगल टर्म्स है वहां से भी वो क्वेश्चन उठा लेता है। फिर अब आते हैं कि इंग्लिश और रीजनिंग का। तो इंग्लिश और रीजनिंग में इंग्लिश में आपको बेसिकली आपको वोकैबुलरी पे वर्क करना है, वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। और पैसेज हर साल आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, और वो अगर आप पैसेज पे थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है और कैसे सॉल्व करना है, तो आप 5 में से आउट ऑफ 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो 4-5 इस तरह के स्कोर आप कर सकते हैं। अगर पैसेज नहीं आपने किया तो पैसेज पे वर्क करके जाइए, क्योंकि पैसेज ऐसे हैं जो फिक्स मार्क्स हैं जो आपको देंगे ही नहीं। फिर आते हैं न्यूमेरल सीरीज। रीजनिंग में न्यूमेरल सीरीज से पूछ लेता है 1, 2, 5, 8, 10 इस तरह के दे देगा, और आपको पूछेगा कि इसमें क्या पैटर्न मिल रहा है, या बीच में आपको 1, 2, 5 लिख के एक स्पेस छोड़ के आगे 10, 12, 15 इस तरह का लिख देगा। तो इस तरह के न्यूमेरल सीरीज आते हैं। सिलोजिज्म जो आपको एनालाइज करने का है, उससे कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट पूछ लेता है। लेफ्ट राइट, कि लेफ्ट कौन बैठा है, राइट कौन बैठा, इस तरह के आपको क्वेश्चन पूरे करके देता है। फिर ब्लड रिलेशन आ जाता है। ब्लड रिलेशन से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे। डायरेक्शन से पूछ लेता है। ऑड वन आउट जो है ये पूछ लेता है, और ऑड वन आउट जो है उस तरह से मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा गया, कभी कभी क्वेश्चन रहा है। न्यूमेरल सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
पिछले साल आई थिंक 2 क्वेश्चन जो है इससे पूछा है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस था जिस पे आपको वर्क करना है, और अभी आप टाइम कम है तो आप कोशिश करिए कि जो सिलेबस है उसी से स्टिक होकर आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट। आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन, हमारे लाइव क्लास में डेली हम क्लास लेते हैं। अभी तो हमने ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म कर लिया एक, लेकिन इसके बाद हम अभी एक रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसे आप ज्वाइन करें।